subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। नया साल लेकर आया है अपने साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज। इन अपॉर्चुनिटीज में साल 2021 में हमें मिलेंगे मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज एसबीआई और आईबीपीएस, जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों ही शामिल हैं। अब अगर हम बात करें प्री प्लस मेंस की या बेसिक टू एडवांस की, हमारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। इसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए A to Z कंप्लीट इंग्लिश बैच, जिसमें मिलेंगे आपको 50 प्लस लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, 300 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 200 प्लस इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस, 3 मॉक टेस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, रेगुलर पीडीएफ अपडेट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्व्स राइट नाउ। Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on Exam Centric, a channel where quality matters. जैसा कि आप सबको पता है कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब ने बार इस चीज़ की डिमांड करी है और आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेंस में सिलेक्शन के लिए। डिस्क्रिप्टिव का पार्ट ऐसा पार्ट है जो आप मेंस सिलेक्ट हो भी जाएं, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होगा, है ना। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का ही आता है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे हम एसबीआई पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव की बात करें, चाहे आईबीपीएस पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव की बात करें। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक जिसके बारे में हम जनरली डिस्कस भी करेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है अपने टॉपिक को लिखते समय। दोनों चीजों के ऊपर देखेंगे, चाहे वो लेटर राइटिंग हो चाहे वो ऐसे राइटिंग हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी यहां पर प्रेजेंट हैं सब के सब एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो एडिटोरियल ना होकर एडिटोरियल के एक ऐसे पार्ट के ऊपर है जिस पे बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड है। मतलब एडिटोरियल के ऊपर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है, और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एसबीआई का मेंस हो या आईबीपीएस पीओ मेंस हो, दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जरूर आपसे पूछी जाएगी, और जरूर पूछे जाने के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि एग्जामिनेशन में ऐसे राइटिंग और एक और लेटर राइटिंग, ये 2 राइटिंग्स आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज बैंकिंग के एग्जामिनेशन में नहीं आती। अगर आप सोचे कि यार प्रेसी राइटिंग भी आ सकती है क्या, या फिर अगर आप सोचे यार क्या ये ऐसा आ सकता है, क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कि हम पिक्चर दिया है, पिक्टोरियल आ सकता है क्या, मतलब पिक्चर दिया हुआ है उसके बारे में लिखना ना मुन्ना। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में सिर्फ लेटर और सिर्फ ऐसे लिख के आना है, ठीक है, सिर्फ। चलिए तो देखते हैं, ये भी पता क्यों दिया जाता है, आपकी सोच को पता करने के लिए। मतलब आप कितने अवेयर हैं अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में पहली चीज, और कितना आपका क्या जजमेंट है, मतलब आपका क्या ओपिनियन निकलता है, आपकी क्या सोच है कि आप लेटर में क्या लिखोगे, आपकी क्या सोच है जो आप ऐसे में क्या लिखोगे, है ना। तो सोच से पहले हम ये बता दें, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नेगेटिव बात मत लिखना, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन अब हम, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट से अब शुरू होगा जो हमारा सेशन, दैट विल बी ऐसे राइटिंग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस की ऐसे राइटिंग जो है भाई वो कहां से देखी जाएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 250 वर्ड्स इसमें आपको लिखने हैं। 250 वर्ड्स में हम कुछ पॉइंटर्स जो है वो ऐड करते चलेंगे। वो पॉइंटर्स आपके क्या हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। 250 वर्ड्स का जो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आप +3 या -3 वर्ड्स अगर करते हो तो चलेगा भैया, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं कसम खा लिए हैं। वैसे आप कोशिश करिए कि 250 वर्ड्स तक ही लिमिट अपनी रखें, लेकिन अगर +- 2 मार्क्स का करते हैं, 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का करते हैं तो ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंशन फ्रेजेस, क्या बात है, फ्रेजेस मेंशन जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप फ्रेजेस मेंशन करते हो तो फ्रेज कम शब्दों में आपकी वही मीनिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है जो आप एकदम खुले दिल से कहना चाहते हैं, है ना। सो अगर कोई ऐसी चीज जो इफ यू वांट टू से समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन, और दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड थिंग्स, लेकिन अगर आपको उनको कम शब्दों में लिखना है तो आप फ्रेजेस का यूज करें तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलना है
कि उन्होंने कैंसिल कर दिया कोई मीटिंग, तो यू कैन से ही कॉल्ड ऑफ, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बस। फिर उसके बाद दूसरा है सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा। इसका खासा ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी चीजें आप लेटर में या फिर ऐसे राइटिंग में लिखेंगे सभी कुछ लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, सभी कुछ लेफ्ट के किनारे पर एक साथ लिखा होना चाहिए, लेफ्ट से लाइन 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 लाइन। ऐसा नहीं बचपन में जो करते थे ना, 2 फिंगर का गैप, फिर यहीं से लिखो, एक पॉइंट बना लो, फिर यहीं से लिखना शुरू करो, ऐसा नहीं। नो 2 फिंगर गैप, नो टैब का गैप, नो लाइन गैप, आप स्ट्रेट अवे लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ लिखते रहेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है नो मेंशनिंग ऑफ रियल नेम्स। बाबा ये जरूर ध्यान रखना कि रियल नाम का यूज आप नहीं करोगे, चाहे आपका नाम रमेश हो, नरेंद्र हो, व्हाटएवर हो, आप नहीं लिखोगे। और अगर आप रियल नेम्स में, जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट से, हम आपको ये बता दें, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी का अगर आपको नाम लिखना है, सो प्लीज डू नॉट मेंशन हिज नेम, ठीक है। अगर सपोज करो आपको निर्मला सीतारमण जी का नाम लिखना है ना, निर्मला सीतारमण जी का नाम लिखना है, तो मेरा कहना यह है कि आप इनका नाम मेंशन नहीं करेंगे, यू विल नॉट मेंशन रियल नेम्स। आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो द करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आप लिख सकते हो द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, ये लिखेंगे आप, नॉट योर नेम्स, राइट, रियल नेम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ मत लिखना बेटा। क्यों नहीं लिखना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। भैया हम जा रहे पेपर देने फ्री में तो जा नहीं रहे, है ना, और पेपर देने जा रहे किसका, गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही गलत लिख के चले आओगे। ये तो वही हुआ कि तुम्हारे मुंह पे आके तुमको कोई 2 तबड़ाक मार के चला जाए, या फिर तुम्हारे मुंह पे आके कोई तुमको गलत बात बोल के चला जाए, है ना। तो ये गलत बात है। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो तुमको रोटी देने वाला है, जो तुम्हारी जॉब रखने वाला है, जो तुमको जॉब पे रखने वाला है, जो तुमको एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, उसी के अगेंस्ट नेगेटिव नहीं। वाह वाह, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। दूसरा पॉइंटर देखिए जरा, ये है नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अच्छा, लेटर राइटिंग पे अभी हम आते हैं, उससे पहले कुछ चीजें हम आपको जो है और बता दें कि प्लस माइनस 2-3 शब्द तो चलेगा, रियल नेम्स का मेंशनिंग नहीं करना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना है 250 वर्ड्स में। अच्छा, आपका जो ऐसे है ना, उसको 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करते रहिएगा, तो इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की, ठीक है। तो लेटर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है भैया, उसमें क्या करना है, 150 वर्ड्स लिखने हैं। बाकी सब जो चीजें हैं वो हमने आपको बता दी है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि लेटर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे क्या कहता है 150 वर्ड्स में। अगेन हमने सेम चीज कही थी आपसे, क्या, प्लस 2-3 शब्द या माइनस 2-3 शब्द चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बना देंगे। फिर उसके बाद नो मेंशनिंग ऑफ रियल नेम्स, रियल नाम का मेंशन नहीं करना है। मतलब आपको अगर आपको याद हो कि आप योर्स फेथफुली जब लिखते हो या फिर योर्स सिंसियरली जब लिखते हो, तो इन सब के बाद आप लिखते हो ना ABCD, या फिर आप अपना नाम लिखते हो, नाम नहीं मेंशन करना है, आप PQR कर दो, ABC कर दो, ऐसा करके। या फिर आपको बोले आपको भाई को लेटर लिखना है ना, या फिर ब्रदर को लेटर लिखना है, या फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो अपने फ्रेंड का नाम वाम नहीं लिखोगे। डियर वियर भी मेंशन करने की नहीं जरूरत है, आप सीधा XYZ या क्या कहते हैं, डियर लिखते हैं ना, डियर नहीं लिखना है। सो XYZ हो गया, ABC हो गया, PQR हो गया, ये सब मेंशन कर सकते हो, बट प्लीज डू नॉट मेंशन रियल नेम्स। आप रियल नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट अलाइन। ये तो एकदम धरती माँ की कसम खा के निकलना कि सब कुछ जो लिखोगे वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, कोई गैप नहीं छोड़ेंगे बीच में, ठीक है, और सारी चीजें भी सारी लेफ्ट अलाइन होंगी। फिर उसके बाद है आपका डेट, प्रेजेंट डेट की। अच्छा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। डेट जब मेंशन करोगे लेटर में तो प्रेजेंट डे की करोगे। दैट मींस अगर आपका एग्जामिनेशन 29 जनवरी को है तो 29 THJANUARY फुल फॉर्म कॉमा लगा के 2021, ये आपके डेट का फॉर्मेट होगा। इस डेट के फॉर्मेट को बिल्कुल भी आप ना भूलें, ठीक है। 29 जनवरी 2021, इसका ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल भी किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो डेट फॉर्मेट, हमने जैसे आपको बताया डेट फॉर्मेट है आपका 21 जनवरी कॉमा लगा के 2021, ठीक है। 21 जनवरी है आपका एग्जाम, अगर 29 को है तो आप सेम डेट लिखोगे, ठीक है, 29 जनवरी 2021, ठीक है। फिर उसी के बाद देखो डू नॉट मेंशन टू विद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस में हमने अक्सर देखा है क्या मेंशन होते हुए, अक्सर हमने देखा है यार ऐसे बोलते हैं टू द मैनेजर,
ऐसे लिख देते हो, या फिर टू द एडिटर ऐसे लिख देते हो। ये सब काम मत करना, ठीक है। टू वो नहीं लगेगा, द मैनेजर, द ब्रांच मैनेजर, द एडिटर, द डायरेक्टर, ये सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन टू शब्द जो है ना उसको आप नहीं लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू विल नॉट मेंशन द वर्ड टू देयर, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो जरा, एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए एस्से। अब एस्से में थोड़ा सा हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। एस्से में फोकस कैसे करेंगे इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जरा, सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020 में जो नोबेल प्राइजेस मिले हैं, जिसको जिसको मिले हैं, जिस जिस रीजन की वजह से मिले हैं, ये सब आपको मेंशन करना है। ज़्यादा बहुत तरोताज़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में जानकर जाइएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, सो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरा टॉपिक है आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता देते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो तो आत्मनिर्भर भारत ये सब स्कीम कब आई है, अभी आई है ना। या फिर आत्मनिर्भर के भारत की बात ना करें तो एमएसएमई की स्कीम, ये बैंक्स के द्वारा जो दी गई है, ये सब कब आई है, अभी आई है ना। तो ये भी टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में भी जरूर लिखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन। इंडिया के इकोनॉमिक स्लो डाउन में आपके पास काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है मेंशन करने के लिए, जैसे कोविड-19 के बारे में, है ना। कोविड-19 से पहले क्या था सिचुएशन, बिफोर की इकोनॉमी, और कोविड-19 के बाद क्या हो गया, आफ्टर की इकोनॉमी, ठीक है। ये सब आप यहां पर मेंशन करोगे, बहुत आसानी से, बहुत आराम से मेंशन करोगे, क्योंकि इसके बारे में आपको सब कुछ आइडिया है। फिर भी आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों को मोती बनाते हुए मेंशन कर देना, यहाँ पर समझ रहे हो। आओ आगे देखो जरा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है टेक्नोलॉजी जायंट्स एंड द न्यू रेगुलेटरी। अब इसके बारे में तो तुमको क्या ही बताएं, पता नहीं है क्या फेसबुक, क्या प्रिवेसी की चीजों के लिए फेसबुक हो गया हमारा, है ना, इंस्टाग्राम से रिलेट कर रहा है, या व्हाट्सएप को रिलेट कर रहा है। ये जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, ये सब प्रिवेसी को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रिवेसी को जो अफेक्ट कर रहे हैं, इसी के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है कि ये मार्केट में आ तो रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जायंट्स कैसे असर डाल रहे हैं, इनका क्या क्या नई रेगुलेशंस हैं, इनकी क्या क्या नई पॉलिसीज हैं, इनकी क्या क्या नई रिसीट्स हैं जो आपको देखनी है और मेंशन करनी होगी, ठीक है। आगे देखो जरा, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखो तो फिफ्थ पॉइंट बड़ा भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है डिजिटल पेमेंट जो है उसके इश्यूज इंडिया में, है ना। तो डिजिटल पेमेंट के काफी सारे इश्यूज इंडिया में हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि डिजिटल पेमेंट में क्या इश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इन दोनों के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे जब आप शुरुआत करोगे ना, तो इतना ध्यान रखना, फिजिकल नोट्स एंड स्टफ इन सब की बात नहीं करोगे। फिजिकल नोट्स हो गए, ड्राफ्ट हो गया, या हमारा एफडीज हो गए, आप इन सब की बात नहीं करने वाले। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज, ठीक है। सिर्फ इनको इंट्रोडक्शन में रखना, नहीं। आप बात किसकी करेंगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट एनईएफटी, आप बात करोगे आरटीजीएस की, आप बात करोगे आईएमपीएस की, आप बात करोगे डेबिट कार्ड की, आप बात करोगे क्रेडिट कार्ड की। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें, इन सब की आप ऑनलाइन ट्रांसफर की, गूगल पे की, इन सब की, ठीक है। गूगल पे की, डिफरेंट जो एप्स हैं गूगल पे की, और क्या नाम है हमारे फोन पे की, है ना, पेटीएम मेंशन कर सकते हो इसमें। ये सब चीजें बताओ, और कैसे, मतलब इंसान के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अच्छा ही कर रही हैं, इंसान के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, तो वो सब फ्रॉड भी आपको मेंशन करने हैं। बेहतर कैसे करेंगे ये भी मेंशन करना है। सो ईच एंड एवरी थिंग शुड बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद देखो अगला पॉइंट, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा हम अलग से बता दें तो बेहतर होगा, है ना। थोड़ा सा अलग से बता दें तो बेहतर होगा। इधर बता देते हैं, चलो थोड़ा सा खाली करके इसको, है ना। देखो, हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो हम कह रहे थे आपसे कि यार देखो, अगर इसकी बात करोगे, क्या नाम है, लेटर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की हम जो बात कर रहे थे, तो एजुकेशन सिस्टम जो है,
एजुकेशन सिस्टम का क्या है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं ऑनलाइन हो गया है, एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज बहुत सारी चेंज हुई है ना। पॉलिसीज में जो चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो क्या है, चेंजेस इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको इंप्रूवमेंट की ही बात करनी है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आ रहे हैं, और दूसरा पॉलिसीज के अलावा ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कैसे लोगों की लाइफ को, मतलब स्टूडेंट की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का, इसका इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका। तो थोड़ा पॉजिटिव भी बोलना, थोड़ा नेगेटिव भी बता सकते हो कि लोग उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हैं, इतना थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में नेगेटिव मत लिखना, ठीक है। तो ये तो हो गए भैया आपके पॉइंटर्स जो कि लेकर आ रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर 7 तक। अब चलते हैं हम 8th पॉइंट पे, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी। भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही बात है जो व्हाट्सएप की अभी प्राइवेसी पॉलिसीज की बात हो रही है ना, ये इसी के ऊपर इतनी बहस छिड़ी हुई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो है, इसी के ऊपर इतनी बहस हो रही है कि यूरोपियन यूनियन में ये एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यूरोपियन यूनियन में इसलिए एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग पेमेंट करते हैं भैया, यहाँ पर पेमेंट करके व्हाट्सएप यूज किया जाता है, और इंडिया में जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसलिए इनका डेटा जो है ये लोग शेयर कर सकते हैं, इसीलिए डेटा शेयर करते हैं क्योंकि फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, राइट। सो ये सब पॉइंटर्स आप यहां पर मेंशन कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि कितनी अच्छा। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ व्हाट्सएप की प्राइवेसी की बात नहीं करता है, साइबर सिक्योरिटी और भी चीज़ों की बात करता है। जैसे अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारा नंबर शेयर हो जाए तो, हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारा नंबर शेयर हो जाए तो, ये सब चीज़ें हैं। अगर बैंक अकाउंट कोई किसी के हाथ लग गया तो क्या प्रॉब्लम शेयर हो जाएंगी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, ठीक है। आगे देखिए 9th पॉइंट है नेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में मैं आप पहले से बता दूं, आपको गवर्नमेंट के लिए लिखना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर में ही लिखना पड़ेगा, फेवर में ही लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, नेशनल हेल्थ स्कीम, हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, पूरी, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में क्या आ जाता है, पूरी जनता जितनी भी है उन सभी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर किसी को मिस आउट नहीं कर रहे हो, किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि आप हर एक पर्सन की बात कर रहे हो, और कैसे उन तक सारी प्रोविजंस आपको पहुंचाने हैं उन सब की बात करें, ठीक है। तो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इस समय इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन रोल आउट करी है, कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन किस तरह से हेल्पफुल होगी लोगों के लिए, कोवैक्सीन कैसे ट्रस्ट डेवलप कराएगा, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, कोवैक्सीन का रोल आउट के बारे में बताओ कि लोग बता रहे हैं, मतलब शेयर हो चुका है। इसके फेजेस के बारे में बताओ, 1 2 3 कॉन्सेप्ट फेजेस हैं, क्या क्या चीजें टेस्ट करी जाती हैं। फिर इसको लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जा सकता है ना, ट्रस्ट बिल्डअप ऑफ पीपल, जनरल पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इस पे, इन सब चीजों पे मेंशन करेंगे आप इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में। पॉइंट नंबर 10 कहता है रूरल बैंकिंग और इसके रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूरल बैंकिंग में, रूरल एरिया में जो थोड़ी बहुत इलिटरेसी है ना, तो इलिटरेसी को कम करते हुए, क्योंकि लोग जो हैं वहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ 30% से लेकर 40% तक लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं। अब ये जो बाकी बचे हुए लोग हैं इनके पास बैंक अकाउंट्स क्यों नहीं है, और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, तो रेस्ट जो है उनके साथ क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, कैसे कैसे गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कैंपेन्स लगा सकती है, गवर्नमेंट डोर टू डोर जाकर इनको समझवा सकती है कि कैसे इनका पैसा सेफ रहेगा। पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि क्यों नहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका ट्रस्ट अगेन बिल्डअप कर सकती है ना, इनको डिफरेंट स्कीम्स दे सकती है। तो ऐसा करके गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है रूरल बैंकिंग सेक्टर को भी। बैंक के मर्जर्स हुए हैं, और ये रीसेंट का ही टॉपिक है, बैंक के मर्जर हुए हैं, उसका क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। मतलब इकोनॉमी पे क्या 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 असर पड़ा है ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। अगेन डू नॉट राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि ये डिसीजन खराब था, ये मत लिखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है।
डिसीजन खराब था ये मत लिखिएगा बिल्कुल भी आप। और इसमें आप ये सब मेंशन कर सकते हो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुए हैं, बैंकिंग मर्जर के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, सर्विसेज कैसे बेहतर हो गई है, जैसे विजया बैंक और देना बैंक मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्ट बन गया है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। 12th पॉइंट है हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है तो इसके आने के चांसेस होते हैं भाई। कह रहे हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस समय में आपने देखा है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन का समय रहा है, लॉकडाउन के समय में काफ़ी ज़्यादा या फिर मेरे हिसाब से ज़्यादातर करके जितने भी लोग हैं वो सब घर पे रहे हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि बहुत सारे लोगों लॉकडाउन लग गया है ना, लॉकडाउन में लोगों ने अपनी जॉब खो दी, जॉबलेस हो गए। वो जॉबलेस होने के बाद इनका कैसा है क्या असर पड़ा है चीज़ों पे, मतलब कि क्या अफेक्ट आया है लोगों की लाइफ पर, अफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, गलत इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो इससे मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट हुई है। और फिर उसके बाद आप बताओगे इसको बेहतर कैसे करना है, हाउ विल यू मेक अ बेटर थिंग आउट ऑफ इट, मतलब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम, जो ख़राब हो गया वो तो हो गया लेकिन इसको बेहतर कैसे करेंगे। और लास्ट पॉइंट है आपका अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम जितने भी हैं ना उन सब में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ के अंदर लगे रहते हैं क्या कि यार हमें मशीन्स मिल जाएं, है ना, कि हमें कुछ मिल जाए कि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे पहले भी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम कपड़े धोते थे पहले के टाइम में तो वो क्या होता था, बैट से पीट पीट के धोया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद मशीन आई। मशीन दो टाइप की आई, एक ड्रायर और टब, जिसमें वॉशिंग टब था वो अलग था, फिर ड्रायर लगा था वो अलग था। फिर थोड़ी देर बाद फिर एवोल्यूशन हुआ, कैसे, फिर एवोल्यूशन हुआ एक सिंगल मशीन आ गई जिसमें आप एक बार कपड़ा डालिए, धुलेगा, सूखेगा, सब करके बाहर निकाल देगा, बटन घंटी बजा देगा, आइएगा निकाल के लेके जाके सुखा दीजिएगा, है ना। सो ये जो प्रोविजंस हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आ गए हैं। कहते हैं पहले झाड़ू पोछा मारने के लिए इंसान को झुकना पड़ता था, झाड़ू लगाओ, पोछा ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, है ना, सो एकदम क्लीन करने के लिए। लेकिन अब क्या है, ब्रूमिंग रोबोट्स आ गए, ऐसा गोल सा होता है वो, उसको छोड़ दो वो ऐसा वैक्यूम करते करते चला जाएगा। पहले दिवाली की सफाइयाँ होती थी, सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर, सीधा दिमाग खराब ऐसे से करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर आ गया, उसके नोजल को कहीं पे भी घुसा दो, सब क्लीन करके बाहर निकाल चला आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी, ये तो हम घरेलू चीज़ें बता रहे हैं, और भी प्रोविजंस हैं जो बेहतर हो गए, है ना। तो गाड़ियों में हो गया है बेहतर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आ गई है। क्रूज मोड आ गया है कि आप एक स्पीड पे टेस्ट सेट करके उसको छोड़ दीजिए, उसी स्पीड पे चलती रहेगी, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ फुली ऑटोमेटिक हो गई, आपको सिर्फ गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक पे पैर लगाना है, बाकी सब गाड़ी अपने आप कर लेगी, है ना। ऑल ऑफ दिस राइट, ओके। सो ये था एक टॉपिक ले रहे हैं, चाइना अ पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया, है ना। एक टॉपिक ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये चाइना के बारे में है। आपको हमने बार बार बोला है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा टेक है, तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप मेंशन करेंगे, हमें आपको पॉइंटर्स बताने, मतलब हम आपको पॉइंटर्स बताएंगे कि इन चाइना कैसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करें, ये ध्यान रखना है कि इन पॉइंटर्स को यूज करके आप एक पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। प्रॉमिस कर दो मुझे अभी इसी वक्त कि आप इन सारे पॉइंटर्स को यूज करते हुए आप एक टॉपिक जरूर लिखोगे, आप पूरा पैराग्राफ जरूर बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला, आपका जितने भी एसेज होंगे ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा आपका बॉडी का पार्ट, और तीसरा आपका कंक्लूजन का पार्ट, ठीक है। तो तीनों पॉइंटर्स में लिखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमने आज इस टॉपिक में क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, इसमें जनरल आइडिया में देखो, इंट्रोडक्शन को शुरू किया है, जनरल आइडिया देना है, इसमें कुछ एकदम भसड़ की बात नहीं करेंगे, इसमें हमें जनरल आइडिया देना है। तो देखो क्या क्या पॉइंटर में लिख सकते हैं। India and China share a massive borderline with each other, and several skirmishes have happened in the past, some of which got escalated to full-blown wars. क्या करें,
इंडिया और चाइना जो है वो बहुत क्लोज बॉर्डर जो है शेयर करता है, ठीक है। तो ये जो शेयर करता है इसमें बहुत सारी स्कर्मिशेस, मतलब बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें, दुख तकलीफ झेलते हैं, लेकिन ये परेशानियां जो हैं कभी कभी बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स भी बन चुकी हैं पास्ट में। तो थोड़े थोड़े कभी मतभेद हुए, मतभेद से बढ़कर वो फुल ब्लोन वॉर्स में चले गए। जनरल आइडिया इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंटर, मोर ओवर इसके साथ साथ द एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट हिडन फ्रॉम एनीबॉडी एंड चाइना हैज बीन ओपनली सपोर्टिंग पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड वेपनरी। इसके साथ साथ सिर्फ चाइना से ही नहीं, चाइना और हमारे लिए गलत क्यों हो गया, क्योंकि किसी से ये नहीं छुपा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान से लड़ाइयां होती हैं इंडिया की, ये सबको पता है, और चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पैसे से इसे भी सपोर्ट करता है, और वेपन्स, गोला बारूद, बंदूक, फलाना डिमका, इन सब से भी सपोर्ट करता है। तो ये कह रहे हैं क्या, दे से दैट इंडिया एंड पाकिस्तान दे वर फाइटिंग फॉर लाइक forever, for ages, and now what's happening here is that China has started supporting Pakistan, which is again a major problem, that India has become a nation which does not support China anymore, right? थर्ड पॉइंट देखो, ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज द वर्ल्ड अ रियली कॉम्प्लिकेटेड वन। और ये सब जो एलिमेंट्स हैं ना, क्या एलिमेंट्स हैं, पहली चीज सेम बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होते होते वो इतना एकदम वॉर में तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान से नफरत करते हो तो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, उसको पैसा प्रोवाइड करते हो, उसको वेपन्स प्रोवाइड करते हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स मिलकर क्या करती है, इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, और बिगाड़ रहे भी हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया दैट यू नीड टू गिव टू योर पैराग्राफ। इसको आप पूरा पैराग्राफ बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर कहता है, अरे ये तो एक साथ ही आ गया सारे, अच्छा भाई, ओके। तो आप बॉडी पे आ रहे हैं, बॉडी कहता है रिलेशनशिप एक्सप्लेन्ड, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है अब आप एक्सप्लेन करो कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में कैसी चीजें होने के चांसेस हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या, द इल फेम्ड 1962 वॉर रियली डेटोरिएटेड दिस रिलेशनशिप व्हिच वाज फॉलोड बाय नथुला क्लैश। कह रहे हैं कि 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है। इल फेम्ड है मतलब फेमस है, लेकिन खराब तरह से फेमस है, नोटोरियस है थोड़ा सा। तो कह रहे हैं फेमस है, इन 1962 में जो वॉर हुई थी वो इतना इस रिलेशनशिप को इसने एकदम बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद नथुला क्लैश हुआ था इन्हीं के बीच में, ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को खराब करके चली गई। तो पास्ट का इंसिडेंट लिया हमने। फिर द लेटेस्ट इन दिस सीरीज वॉज डोकलम स्टैंड ऑफ। और देखो यार, लेटेस्ट जो हुआ वो डोकलम स्टैंड ऑफ हुआ, दैट मीन्स डोकलम में जो इनके लड़ाई झगड़े हुए। चाइना ने अमास किया है हाईटेक आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड हैज कंसिडर्ड मोर डिफेंस बजट व्हेन कंपेयर टू इंडिया, नॉट टू सजेस्ट दैट इंडियन डिफेंस इज इनकंपेरेबल, इट्स जस्ट स्लाइटली लेस। क्या कह रहे हैं, अब क्या किया, क्योंकि चाइना और इंडिया डोकलम में स्टैंड ऑफ पे आ गए, मतलब लड़ाई झगड़े के मोड़ पे आ गए, एकदम आमने सामने खड़े थे ये लोग। तो क्या हुआ, चाइना ने हाईटेक आर्म्स एंड एम्युनिशन लगा दिए, भाई साहब एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी लगा दी आर्म्स और एम्युनिशन पे, गोली बारूद बंदूक इनकी एकदम हाईटेक हो गई, और डिफेंस का बजट जो है वो इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कमज़ोर है चाइना से, हाँ ये कह सकते हो इंडिया थोड़ा सा चाइना से टेक्नोलॉजी की भी पीछे है, स्लाइटली लेस है, थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इंडिया भी उतना ही कर रहा है जितना चाइना कर रहा है, और अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आगे देखो, another aspect in the manufacturing industry where China stands as an intimidating competitor to India, so China evolving as a threat to India can't be ruled out। एक और चीज़ है क्या, कि ऐसा सीधी बात है, चाइना में सारी जो भी चीज़ें आप होम ग्रोन बनाओगे उससे बहुत सस्ते दाम में चाइना बना देता है, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाइना एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो बहुत इंटिमिडेटिंग है, मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं बल्कि हर जगह पर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी चाइना एक इंडिपेंडेंटिंग कॉम्पिटिटर है इंडिया का। चाइना इवॉल्व कर रहा है एक थ्रेट के जैसे इंडिया के लिए, जो कि आप रूल आउट नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एक थ्रेट मान भी रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट जो आप लिखोगे, कंक्लूजन का पार्ट लिखोगे, मतलब आपको समरी लिखनी है। समरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले one shouldn't forget the fact that the trade between the two major countries touch billions and is most likely to grow in the future, ठीक है। तो हमने क्या बोला, फ्यूचर
प्रेजेंट की बात करी, अभी क्या चल रहा है, हमने पास्ट की बात करी, लास्ट में क्या हुआ था, फिर हमने प्रेजेंट की बात करी, अब हम फ्यूचर की बात करें। क्या कह रहे हैं, चाहे जितनी भी बात हो जाए, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो जाए, माथा फोड़ दें एकदम, सल पर पकड़ के बाल पकड़ के लड़ा दें आपस में चाइना और इंडिया का, लेकिन लास्ट में ये समझ में आता है कि दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होती है ना, वो छोटी मोटी ट्रेड नहीं होती है, बिलियंस में ट्रेड होती है, बिलियंस का अमाउंट जाता है ट्रेडिंग के, और इसीलिए ये मालूम होता है कि फ्यूचर में इनके जो रिलेशनशिप है वो सुधरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए, since the current account deficit of trade is in China's favor, China would still require India's support and may not indulge in unnecessary being a threat to India from this perspective. कह रहे हैं भले करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंडिया के पास अभी चाइना के पास अभी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा है, इंडिया नहीं चाहेगा, फिर भी चाइना जो है वो इंडिया के सपोर्ट के बिना इंडल्ज नहीं कर सकता है किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि इसको भी पता है कि इतना बड़ा बिजनेस कोई और कंट्री हमें नहीं देगी, और देयरफॉर इतने बड़े बिजनेस अगर चाहिए तो भैया बिलियंस ऑफ अमाउंट का अगर बिजनेस चाहिए तो इंडिया से संभाल के चलनी पड़ेगी, मतलब सही करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अब बेवकूफी नहीं करने वाला है ना। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं, द रीसेंट डोकलम डेडलॉक हैज आल्सो शोन दैट नीदर ऑफ द कंट्रीज स्ट्रेट अवे वांट्स अ वॉर। जो डोकलाम में डेडलॉक हुआ था, मतलब आपस आमने सामने खड़े हुए थे, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आमने सामने खड़े थे लड़ने के लिए, वो इस बात का बहुत बड़ा प्रूव है कि दोनों में से कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि हम लड़ाई झगड़ा करें, ये नहीं चाहती कि हम बहसा बहसी करें, लेकिन ये ज़रूर चाहती है कि हाँ, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। लेकिन ये दोनों ही आपस में सपोर्ट करने की बात करें। अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ लिखा था, इसमें गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा हमने, है ना, कुछ भी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव नहीं लिखा, और वहीं पर हमने चाइना और इंडिया की ट्रेड के बारे में भी बता दिया, इंडिया के चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, जो पास्ट में हुआ था, जो प्रेजेंट में हुआ था, जो फ्यूचर में हुआ, सब कुछ बता दिया, है ना। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास है, लेटर राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए लेटर राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंटर्स देख लेते हैं। सबसे पहला, एक लेटर लिखना है आपने ब्रांच मैनेजर को कि एटीएम जो आपके घर के पास है या एटीएम जो आपके नज़दीकी एटीएम है उसमें हर समय इनसफिशिएंट फंड्स रहते हैं, या फिर आपके ऑफिस के पास है, जैसा भी आप समझे ज़रूरी वैसा आप लिखिएगा कि ऑफिस के या घर के जिसके पास भी है, वहाँ के जो फंड्स है, जो वहाँ जो एटीएम है उसमें फंड्स बहुत कम रहते हैं, या फिर ज़्यादातर करके वो एटीएम खाली ही रहता है, तो उसको उनको इत्तला करना है इस बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, लेटर लिखना है जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर बैंक का है, ये बताने हैं के लिए यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया था भैया, वो फेल हो गया है, बताइए अब क्या करें, कैसे करें, ठीक कैसे हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंटर है, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, ये एनकरेज करते हुए और उसको बताते हुए कि भैया सिविल सर्विस का एग्जाम आ रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, और जरूर इसमें मेहनत करो, और मेहनत करके अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, ताकि हमें भी प्राउड फील कराओ और हम भी इस चीज पे गर्व कर सके कि आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो फोर्थ पॉइंट जो आपका है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक लेटर लिखना है आपको ब्रांच मैनेजर को ये असाइन करने के लिए कि भैया आसपास का जो बैंक है, बैंक भी नहीं यार, नियर बाय ब्रांच लिखो, है ना, पास का जो ब्रांच है उस ब्रांच में बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है क्या, कि लॉकर प्रोवाइड कर दीजिए हमको, ताकि हम नियर बाय ब्रांच से ही अपना चीजें जो हैं लॉकर में रखनी है वो पास में ही रख पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, एक लेटर लिखना है एडिटर को न्यूज़पेपर के, इनको बताते हुए कि भैया साइबर क्राइम के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, अब चलो इंडिया में तो हम लोग सोचते हैं ना इंडिया के लोग बेकार हैं, बेवकूफ़ हैं, नहीं, इंडिया के लोग ज़्यादा बेहतर हैं। क्यों पता है, इंडिया में क्या होता है, बाहर में पता है क्या होता है, अब इतने गधे लोग हैं कि बाहर के लोग कि फॉरेन कंट्रीज़ के आधों को तो बोलना लिखना पढ़ना नहीं, टेक्सास के लोगों को वैसे भी बोलना लिखना पढ़ना नहीं आता, तो क्या होता है कि इनको ना अगर इनका क्रेडिट कार्ड किसी ने फ़ोन करके मांग लिया तो ये पूरा उसका बता देंगे, उसका नंबर, उसका पीछे का सीवीवी और एक्सपायरी कार्ड और पासवर्ड सब बता देंगे, सब पिन विन सब बता देंगे, और फिर उसके बाद अमेजोन वाले को फ़ोन करके बोलते हैं अरे सुनो हमारे कार्ड से बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको रोक दो। अपनी अमेजोन की आईडी पासवर्ड बता देंगे, उनको बोल देंगे कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, बता दी ज़रा ओटीपी, आपका बैंक से कॉल आया है, ये रजिस्टर करना है, ये वो, और वो बता देते हैं और हो जाता है घपला, है ना। तो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट हैपनिंग दीज डेज, और ये सब चीज़ों को कैसे रोकना है इसके बारे में एडिटर को बोला जा रहा है कि आप लिखिए अपने पैराग्राफ में, तो आप ही को बोलना है ये सब लिखने के लिए। ठीक है,
6 पॉइंटर है, बैंक मैनेजर को ऐसे बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है। क्या करना है कि ऐसा सेपरेट काउंटर बना दो सीनियर सिटीजन्स के लिए कि हम हाल ही में बैंक गए थे, बैंक में हमने बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को देखा, 60+ एज के लोगों को देखा जो लाइन में खड़े हुए थे और उनको इतना वो नहीं मिल रहा था, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। तो एक अलग से काउंटर बना दीजिए। और लोग भी कह सकते हो, लोग भी जो आसपास के हैं वो बहुत क्रूअल हो गए हैं, ब्रूटल हो गए हैं कि उनको जगह नहीं दे रहे थे। इस वजह से एक अलग काउंटर बनना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को डील करने के लिए। 7th पॉइंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन ट्रिप। ओ, जलाना है दोस्त को, है ना। फॉरेन ट्रिप जहाँ पे से होके आए और दोस्त को बता रहे भाई मैं इधर गया था, भाई मैं ऐसे गया था, भाई मैंने ये देखा, भाई मैंने ये किया। तो मतलब एक ऐसा भाई को एकदम जेलस फील करा देना, भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम नहीं कर पाओगे जो मैंने करा है। तो मतलब बोलते तो हम लोग ऐसे ही हैं। बट एनीवे, हमें यह बताना है फॉरेन ट्रिप आपके लिए कैसे अच्छी रही, क्या क्या किया आपने, क्या नहीं किया, वहां पर क्या क्या चीजें आपको करने का और मन है, और आप दोबारा कैसे जाना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ, ये भी बोलना। ठीक है, आओ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक लेटर लिखना है एडिटर को पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में बताते हुए, और यह भी बताना है कि उनसे वो टैकल कैसे करेंगे। और लास्ट है, अपने दोस्त को लेटर लिखना है जो कि स्टार्टअप करने जा रहा है अपना खुद का, एक नया कंपनी खोलने जा रहा है अपनी खुद की, और उसको विश करो लक, उसको प्रोत्साहन करो, उसको मोटिवेट करो कि वो अच्छा अच्छा काम करे और उसके आने वाले समय में उसका दिन, उसका समय जो है वो शुभ हो। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये जिसके बारे में आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके। यहां पर हमने थोड़ा सा एक फॉर्मेट मेंशन करने की कोशिश करी है कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हमने सबसे पहली बात आपसे क्या बोली थी कि आप सब कुछ लेफ्ट अलाइन रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट मतलब ऐसे शुरू करके ऐसे से एकदम नीचे तक लेफ्ट ही में रहेगा, कुछ भी राइट नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में सबसे पहले आपने क्या बोला था, आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। देखो यहाँ पर सेंडर एड्रेस तो लिखा है, लेकिन सेंडर के एड्रेस में सेंडर एड्रेस वर्ड मेंशन नहीं है, दिख रहा है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी है, लाइन छोड़कर फिर आपने कैसे डेट लिखी है, वही फॉर्मेट है 22 जनवरी 2021। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये प्रेजेंट डेट लिखनी है, ये याद रखना, जो एग्जामिनेशन में जाओगे वो वाले दिन की डेट लिखना। आज की डेट 22 जनवरी है तो लिख दिया। फिर उसके बाद डेट छोड़ा, ये क्या नाम है, आपने एक लाइन छोड़ी है, फिर आपने बता दिया director@xyz.com जो भी है, ये लिखा। जैसे वो है ना, आपको लिखना है जो क्या कहते हैं, आपको एक लेटर लिखना है, रिसीवर को ना गलत प्रोडक्ट प्राप्त हो गया और उस प्रोडक्ट को वापस करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। फिर उसके बाद आपने ये किया, एक एस्टरिस्क डाला, फिर सब्जेक्ट वर्ड भी मेंशन्ड है, और सब्जेक्ट वर्ड कैपिटल लेटर में दिया है। और ये देखो सिर्फ एक छोटी सी लाइन में लिख दिया है, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन डिलीवरी ऑर्डर। उसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़ी है और फिर आपने लिखा है सर, ये कॉमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आपका शुरू हो गया है, बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो गया है, फिर आपने एक लाइन छोड़ी है, फिर लिखा है आपने थैंकिंग यू के बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़ी है, लिखा है योर्स फेथफुली और ABC। देखो फेथफुली भी लिख सकते हो आप, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो। डिफरेंस क्या होता है हम आपको ये बता देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, योर्स फेथफुली हम तब लिखते हैं जब आप अपने कलीग्स को लिख रहे हो, या फिर आप अपने अथॉरिटी क्या नाम है सबऑर्डिनेट को, मतलब आपसे नीचे जो काम करते हैं उनको लिख रहे हो। ठीक है, सिंसियरली आप तब लिखते हो जब आप अपने अथॉरिटीज को लिख रहे हो। ठीक, और या हायर अथॉरिटी या हायर किसी पोजीशन पर, और ट्रूली तब लिखा जाता है आप स्ट्रेंजर को लिख रहे हो। स्ट्रेंजर को कैसे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी के साथ तुम्हारा बैग एक्सचेंज हो गया है, एयरपोर्ट पे से आ रहे थे, ट्रेल जो होता है ट्रेल जिस पे से बैग उठाते हैं, उसमें से आपका बैग और किसी और का बैग एकदम सेम था, वो आपका बैग उठा के लेके चला गया, आपने उसका बैग उठा लिया। फिर आपने एयरलाइंस में जाके उसके बारे में इंक्वायरी करी कि किसका बैग है, टिकट पे देखा उसका नंबर क्या है, टिकट नंबर, सीट नंबर क्या था, उसके थ्रू आपको एड्रेस पता चला। फिर आपने उसको लेटर लिखा कि यार क्या है ये, हमारा सामान आपके पास आ गया, आपका सामान हमारे पास आ गया है, तो आप एक्सचेंज बताइए, एक कन्वीनियंट मीटिंग पॉइंट बताइए जहाँ पर हम कर सकते हैं, या फिर कोई कोरियर बताइए जिससे हम आपको बता सकते हैं, ये सेंड कर सकते हैं, वॉट एवर इज कन्वीनियंट प्लीज कॉन्टैक्ट, मतलब वो वापस रिवर्ट करे, ऐसा करके आपको लेटर लिखना है। तो वहां पर आप ट्रूली लिखोगे, जहां स्ट्रेंजर को, मतलब जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप लिखोगे। वैसे ही एडिटर को आप नहीं जानते तो एडिटर के लिए भी आप ट्रूली वर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप फेथफुली वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से पूरा आपका लेटर का फॉर्मेट होगा।
ऐसे कैसे लिखना है मैंने वो भी आपको बता दिया है, लेटर में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो सब भी मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटी सी विनती है, जब तक एग्जामिनेशन आ नहीं जाता, मतलब 29 तक या 4 तक, आपको हर रोज़ क्या करना है, एक लेटर और एक ऐसे लिखना है। आप सुबह बना लो या शाम को बना लो, सुबह एक ऐसे लिख लो या सुबह एक लेटर लिख लो, और शाम को एक ऐसे लिख लो या लेटर लिख लो। एक छोटी सी बात है जो हम और ऐड करना चाहते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था कि आपको 30 मिनट्स का समय मिलता है डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने के लिए। तो 30 मिनट्स में से 10 मिनट्स जो हैं वो आप अपने लेटर को दोगे, क्योंकि लेटर में क्या होता है, कम समय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेटर का फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता है ना, लेटर का फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 10 मिनट आप लेटर राइटिंग को दे दीजिए और बचे हुए 20 मिनट जो हैं वो आप अपने ऐसे को दो, ठीक है, ताकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हैं वो मेंशन कर पाएं, आपको याद हो जाए, याद कर पाएं, जल्दी में जल्दी हड़बड़ी ना मचाएं, ठीक है। और ये तो आपके फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इनफॉर्मल का भी, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इनफॉर्मल का भी। थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, चलो। तो इनफॉर्मल लेटर में देखो क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस ऐसे ही रहेगा। इनफॉर्मल का हम बता रहे हैं आपको, इनफॉर्मल लेटर का हम आपको बता रहे हैं, सेंडर का एड्रेस ऐसे ही रहेगा, यस टू इट, ठीक है, डेट ऐसे ही मेंशन करनी है, यस टू इट, ठीक है। आपको यहां पर रिसीवर एड्रेस नहीं लगाना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है, रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं करना है, फिर उसके बाद ऐसी लाइन छोड़कर आप सर्वर नहीं लिखोगे। अरे बाबा, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा, आपकी सर्वर नहीं लिखोगे भाई, ठीक है। अगर आपको दोस्त को, यार को, किसी को, भाई को, बंधु को, इन सबको लिखने बोल देता है तो आप ABC लिख दीजिए या PQR लिख दीजिए, बट डोंट राइट योर नेम्स, ठीक है, आप मेंशन नहीं करेंगे अपना नेम। बॉडी ऑफ द लेटर ऐसे ही शुरू होगा, एक लाइन छोड़ते हुए बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करोगे। यहाँ थैंकिंग यू वैंकिंग यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखेंगे क्या, योर्स लविंगली, योर्स लविंगली। अगेन डोंट मेंशन योर नेम, अपना नाम नहीं, ABC PQR वॉट एवर यू विश आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट हो जाएगा। इनफॉर्मल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें, पहले लेटर अटैम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लेटर का जो फॉर्मेट है वो कम रहेगा, बॉडी जो है वो कम रहेगी, तो आपको कम से कम समय मिलेगा। फॉर्मेट पे नंबर मिलते हैं, तो फॉर्मेट अच्छे से सही से लिख कर आइएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये जितना भी वीडियो में मैंने आपको बताया है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करके, इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से एक कॉन्टेक्स्ट बनाकर लिख के ज़रूर जाना, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डोंट फॉरगेट, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हर रोज़ एक ऐसे और एक लेटर लिखना बेटा शुरू कर दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन सारे ही ऐसेज और सारे लेटर्स के बारे में आप हर रोज़ एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक सुबह लेटर लिख लो, शाम को ऐसे लिख लो, शाम को या फिर लेटर लिख लो, सुबह ऐसे लिख लो, जो आपका मन करे, ठीक है। लेकिन आपको एक एक दोनों चीज सुबह और शाम, मतलब एक एक चीज सुबह और शाम को एक दिन में 2 लिखनी है। दैट मीन्स एक लेटर और एक ऐसे आपको एक दिन में लिखना ही लिखना है, ताकि आपका इंप्रूवमेंट उस हद तक हो सके जिस हद तक हम चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी मदद हम आपको करने के लिए रेडी हैं, तो आपका कभी भी अगर कोई डाउट आता है सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट अस। एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पहली चीज़। और एग्जाम सेंट्रिक के टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर भी आप हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को एक बहुत अमेजिंग सेशन के साथ 10 बजे। 8 बजे हमारा एडिटोरियल होगा, 10 बजे हमारा सेशन होगा, और उसके अलावा हमारी क्लासेस तो रेगुलर चल ही रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट टाइम, दैट नेक्स्ट टाइम विल बी ऑन मंडे। टेक केयर। Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.